Assalamualaikum to all my dear students. I am Fazila Parekh from AI Mulla High School, Umarwada, Standard 9, Subject Hindi. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે 12મો પાઠ જોઈશું. આપણા 12મા પાઠનું નામ છે રાની. ગદ્ય છે, એમના લેખક છે महादेवी वर्मा. महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में और निधन सन 1987 में हुआ. हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा तुमने ढूंढी पीड़ा कहने वाली, सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रीतम रचनाकार. छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला. इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांठ पदावली के रचनाकार के रूप में सहने पहचाने गए. निराला अपनी ओजस्विता और रुद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई. फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई. मुख्यतया महादेवी कवियत्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएँ जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है. प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुपम योगदान दिया है. निहार, रश्मि, निर्जा, शौच्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएँ आदि आप ही बहुत चर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएँ हैं. यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोज़ी के साथ आई है सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है. ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है. पशु पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों की प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है. महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था. उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक स्मरण लिखे हैं. प्रस्तुत स्मरण एक घोड़ी का है. उसका नाम रानी था. लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था. लेखिका रानी के साथ निक्की यानी कि नेवला और रोज़ी यानी कि कुतिया को भी नहीं भूली है. महादेवी जी सहृदयता पाठक का दिल छू लेती है. हमारे पाठ में क्या है वह हम सार में समझ जाते हैं थोड़ा. लेखिका महादेवी बचपन में इंदौर में रहती थी. वहाँ अंग्रेज़ बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत अचरज हुआ. उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधियों को बिठाए जाते हैं. तब उनके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया. उसने कहा कि इन्हें विलायत में गधे पर बिठाने का दंड देकर भारत भेजा गया है. महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा, घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है, हम भी घोड़े पर बैठेंगे. पिताजी ने पूछा, क्या सफ़ेद तत्तू पर बैठोगे? महादेवी ने कहा, सफ़ेद तत्तू तो गधा होता है.
उस पर तो दंड पाने वाला ही बैठता है। बच्चों की मांग पर रानी नाम की घोड़ी आ गई। उसके लिए छुत्तन नामक साइंस रखा गया। घोड़ी के रखरखाव का प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम ताज रानी था। पहले तो ताज रानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा न लगा, किंतु फिर रानी के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई। रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी। उसके चमकदार रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग, झुलता अयाल, पारदर्शी जैसी आँखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होठ, मूर्छल सी पूँछ और गथा हुआ शरीर सब कुछ आकर्षक था। बच्चे रानी से हिल मिल गए। वे उसके शरीर पर खेलते, लिपटते, झूलते, उसके अयाल से फूल खोजते। रानी उनकी मित्र बन गई। वह पैर पटक पटक कर या हिनहार कर बच्चों को अपने पास बुलाने लगी। जिन आदि खरीद कर घोड़ी पर सवारी करने का इंतज़ाम किया गया, किंतु बच्चे को मनमानी करना चाहते थे। मनमानी किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। मनमानी किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। एक दिन रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठी। वे रानी का अयाल पकड़े थी। रानी इस तरह सवारी करने वालों को डुलकी चाल से उधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि वह नंगी पीठ पर बैठने वाली बच्चों की कमज़ोरी जानती थी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर ही थी कि उनके भाई ने अपने हाथ से पतली संटी रानी के पैरों पर मार दी। बस फिर क्या था, रानी भड़क गई और तेजी से भागने लगी। कुछ देर तक महादेवी ने खुद को संभाला, किंतु जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो कई दिनों तक उन्हें बिछौना पर रहना पड़ा, किंतु इसके बावजूद रानी के प्रति महादेवी जी की आत्मीयता में कमी नहीं आई। नानी ने महादेवी के भाई के जन्मदिन पर शेर के मुंह वाले सोने के कड़े भेजे थे। बच्चों को रानी से प्रेम था। वे गए और वे कड़े रानी के कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए। कड़े न देखकर शाम को पूछताछ हुई, किंतु कड़ों का कहीं पता न चला। एकाएक बाबूजी यानी कि महादेवी के पिताजी का ध्यान रानी की ओर गया। वह अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिना रही थी। बाबूजी ने वहाँ की मिट्टी हटाने का आदेश दिया। वहीं से कड़े मिल गए। किसी ने खोदकर कड़े वहाँ छिपा दिए थे। रानी ने एक शिशु को जन्म दिया था। बच्चों ने पूछा, यह कहाँ था? रामा ने बताया, यह जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने पूछा, और भी है? रामा ने स्वीकृति से सर हिलाया। अब तो अबोध महादेवी को खींच होने लगी। यह छोटे जीव कुछ काम धाम करते नहीं और चारा खाकर पेट में लेटे रहते हैं। बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर रहे जीव को बाहर निकाल लिया जाए, परंतु शाक काटने का चाकू लाया तो महादेवी का साहस नहीं हुआ। एक समस्या की ओर उनका ध्यान गया। पेट चीर डालने पर वह कैसे सिला जाएगा? सुई डुरा से काम चलेगा नहीं। रामा के पास से बड़ा सुझाव मिलना असंभव है, इसलिए वह सुझाव व्यवहार में न लाया जा सका। शिशु बड़ा होने पर सब उसके साथ खेलने लगे।
और पेट में रहे जीव के प्रति उनका क्रोध शांत हो गया। यह था हमारे पाठ का सार। अब हम पाठ को पढ़ के समझेंगे। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। જુઓ, રિયાસત એટલે કે રાજાશાહી, અંગ્રેજો રહેતા હતા, બરાબર, તો તે લોકો પોતપોતાનું રાજ કરતા હતા. તો તે સમયે ઇન્દોરમાં શાનદાર ઘોડાની સવારી કરવામાં આવતી હતી, એટલે કે અધિકતા હતી. इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे तत्वों या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में राणा ने हमें ज्ञानवर्धन किया था पर घूमते देखते थे। जो एनी साथे साथे अंग्रेजोना बच्चाओ नाना तत्वों એટલે ખબર ને તે અને સફેદ ઘોડા જેની જાત વિશે રામાએ અમને જ્ઞાન આપ્યું હતું તેના ઉપર घूमता रहता था, એટલે કે ફરતા रहता था। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। जो रामानी कहानी એટલે કે રામાએ જે કહ્યું હતું તેમાં તો શું હતું કે રાજા લોકો અપરાધીઓ એટલે કે જેણે ગુનો કર્યો છે તેવા લોકોને શું કરતા હતા? ગધાના ઉપર ચઢાવીને દેશમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવતા હતા। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। जो आज लोग गधेराना ऊपर बेसीने फरता हता तेने जोईने विश्वास करवानो कठिन हतुं कि एमने कंईक दंड मळ्यो होय, कारण के ते लोको खूब ज खुशीथी फरता हता। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। अमारा दिलना अंदर जे प्रश्न उठता हता तेना प्रश्नों जवाब रामा पासे हता। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। जो शू कहे छे कि समाधान एटले के एनी पासे बधी वस्तुना उत्तर होय छे। विलायत यानी कि इंग्लेंड, बराबर। तो शू कहे छे एमने इंग्लेंड में गधेराना ऊपर बेसीने બેસવાનો દંડ દઈને ભારત મોકલવામાં આવ્યા છે કારણ કે ત્યાં આવું વાહન છે નથી। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। जुओ, एक दिवस हमें त्रणेवे बाबूजीने मौखिक એટલે કે મોડેથી, બરાબર, જબાની સ્મૃતિપત્ર યાની કે યાદ દિલાના યાદ અપાવ્યું કે બધાના પાસે એમ કે ઘોડો હોય અને અમારી પાસે નાનો ઘોડો પણ ન હોય તો એ શું છે? અન્યાય છે। એટલે કે બધા બાળકો ઘોડાના ઉપર બેસીને ફરે છે તો શું અમને ઘોડા પર બેસીને ફરવાનો અધિકાર મળવો જોઈએ ને અમને પણ? आ रीते तेओ मौखिक रीते एटले के जबानी एना पिताने कहे छे। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद तत्तू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेल मथाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद तत्तू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। जुओ, एना पिताजी शू पूछे छे? सफ़ेद तत्तू पर बेसो तमे? तू बेसे आम करता हता। ठेल मथाल एटले के भीड़भाड़ धक्का मुक्कीमां ए पूछता कहता हता तो शू कहे छे कि ना, सफ़ेद तत्तू तो शू होय छे? सजा आपवा माटे होय छे। सफ़ेद तत्तूना उपर नहीं बेसाय। ए तो फक्त कोण बेसे? जेने सजा आपवानी होय ते ज लोको बेसे छे, बराबर। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का तत्तू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। जुओ, हवे अमारो आ जे वात हती के एम के सफ़ेद तत्तू पर तो कोने सजा आपवावाळाने बेहाती ते वात पर पिताजीए एम के रामाने मतलब गुस्सो कर्यो कि नहीं, खीजवाया कि नहीं, तेना विषे तो अमने जाण नथी। परंतु थोड़ा दिवस पछी अमारा वाड़ामां बरामदामां तो शुं हतुं? चॉकलेटी रंगनो तत्तू
हमारा आंगड़ा में बांधवामा आव्यो हतो। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अंततः बाहर से तत्तू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का एक साइस रखा गया। जो साइस एटले के घोड़ानी देखभाल करवावाळो माणस, बराबर। तो आ घोड़ो जे आव्यो तो घोड़ा माटे एम के बरांडामां बांधवानुं नथी होतुं घोड़ाने, परंतु तेना माटे एटले के घोड़ा माटे तेने बहारथी लाववा माटे दिवालमां एक नवो दरवाजो लगाववामां आव्यो हतो अने घोड़ानी मालिश, तेने खावानुं पीवानुं फळाववानुं, तेनी देखरेख राखवा माटे एक छुट्टन नामनो व्यक्ति तेनी संभाळ राखवा माटे राखवामां आव्यो हतो। अब तो हम उस छोटे तत्तू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। जुओ, हवे तो अमे एम के आ नाना तत्वोथी खूब ज प्रभावित थई गया हता अने तेनी देखरेख माटे जे छुट्टन नामनो व्यक्ति राखवामां आव्यो हतो तेनाथी कोई फरक पड़तो न हतो। मकान में कोई परिवर्तन थयुं कि ना तो नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। जो रामा ने नौकर कहेवामां तो न आवे, कारण के रामा तो अमारी संभाळ राखवानी साथे साथे ते अमारी शुं करतो हतो, दांत फटकारीने अमारा कान पण खेंचतो हतो और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तन नहीं हो सके अने अमारा बारी सुधी एम दरवाजा में परिवर्तन पर आवी सक्युं नहीं, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। એટલે કે જેનાથી અમે નિક્કી અને રોજીની સાથે કૂદવામાં મુક્ત થઈ શકે। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह तत्तू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। जो एमना पिताजी एमने कह्युं कि आ तत्तू तमारा लोकोनी सवारी माटे आव्यो छे, छतां पण अमे तेनाथी 4-5 दिवस सुधी रुष्ट एकदम गुस्सामां ने तेनाथी केवी रीतना तेनी कोई पण वस्तु अप्रसन्न खुश न थाय तेवी रीते फरता रह्या। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। जो अजय घोड़ो लावेला छे ने तेने सेना नामथी बोलाववामां आवतो हतो ताज रानी। एटले कि रामाने ते लोको पूछे छे त्यारे तेमने खबर पड़े छे कि तेने ताज रानी कहीने बोलाववामां आवे छे। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय हो गए थे। जुओ, ताजमहलનું चित्र तो अमे जोयुं हतुं अने रामा अने कल्लू को मानी वातो सांभळीने कहानीओ सांभळीने रानीना सुख दुखनी वातो सांभळता तेना प्रत्ये दिल आवी गयुं हतुं। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। जो ताजमहल ने रानी परथी अमे कहानीनी रानी तरफ निकली गया अने आ कल्पना करता करता अमारी ईर्ष्या एटले के अमारी जलन अने अमारो क्रोध तेना तरफथी करुणामां दयामां परिवर्तन थई गयो अने अमे तेने केवी रीते आराम मळे तेना विषे सोचवा लाग्या। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक इसकी छवि आँखों में वसी जैसी है। ते जे तत्व हतुं ते जे घोड़ो हतो ते एटली सुंदर हतो कि तेनी हजू पण फोटो एम अमारी आँखों में छपायेलो छे। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। केवो रंग हतो ते घोड़ानो? हल्को एम चॉकलेटी चमकदार रंग, जेने जोईने एम आपणी दृष्टि तेना तरफ जती ज रहेती हती।
खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता आयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती। જુઓ અહીંયા ઘોડાનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે, ઘોડી જે લાવેલા છે ને તે લોકો તેનું શું કે તેના કાનોના વચમાં ઝૂલતા અયાલના ગુચ્છો, મોટી કાળી સ્વચ્છ અને પારદર્શી જેવી આંખો, લાલ નથુને એટલે કે નાક તે ફુલાવીને જાણે કે ચારો તરફની ગંધ લેતું હતી, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। जो શું કહે છે તેની લાલ જીભની ઝલક અને ગુલાબી હોઠોવાળા લાંબા મોં જો લોહું એમ એટલે કે લોખંડને પણ ચબાવે તો બી એને કંઈ થતું હોય નહીં એવી હતી। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ को मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोर छल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के त्राप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। जो અહીંયા આપણને આખું ઘોડાનું શું આપ્યું છે ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે કે ચોકલેટી રંગની ઝૂલતી કેસવાળી પારદર્શક આંખો, ઉજળા દાંત, લાલ જીભ, ગુલાબી હોઠ, મોરપીંછ જેવી પૂંછ અને સુગંધિત શરીર બધું જ તેનું કેવું હતું આકર્ષક હતું। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई, होती तो हम रोज़ी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। जो તે લોકો વારંવાર એવું સોચતા હતા કે આ ઘોડો છે તે આ રોઝી અને એની જેમ નાનો કેમ નથી, નિક્કીની જેમ, જો એ પણ નાનો હોતે તો એને પણ અમે અમારા રૂમની અંદર રાખી लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अंततः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। અસ્તબલ એટલે કે જ્યાં ઘોડો બાંધવામાં આવે તે જગ્યા। તો શું કહે છે કે રાણીને અમારા રૂમમાં લઈ જવું અસંભવ હતું, તેથી અસ્તબલ જ અમારો બરામદામાં જે અસ્તબલ એટલે કે ઘોડાના રહેવા માટેની જે જગ્યા બનાવવામાં આવી હતી ત્યાં જ અમે અવ્યવસ્થા અરાજકતા અમારી અરાજકતા કા કાર્યાલય બના એટલે કે અવ્યवस्थाના કાર્યાલય અમારો ત્યાં જ બન્યો। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो नहीं बना था, अंततः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आटे टाक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौना का परिवार स्थापित होने लगा। जुओ શું કહે છે બરામદો એ ઘોડાના બાંધવા માટે તો બનાવવામાં ન આવ્યો હતો, પણ એની જે દિવાલ હતી તેની અંદર ખુલ્લી અલમારી હતી, તેમાં અમે શું કરતા હતા કઈ આટેટાક છે એટલે કે અલમારી જેવા એ હતા, તો તેના અંદર અમે શું કરતા હતા સ્વેચ્છાયા એટલે કે अपनी इच्छा से, विस्थापित એટલે કે अपने स्थान से हटाया होया, और शरणार्थी खिलौना એટલે કે જે શરણાર્થી ખિલોના હોય તે પરિવાર સ્થાપિત होने लगा એટલે કે પૂરો પરિવાર ત્યાં સ્થાપિત થવા લાગ્યો। रानी की गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनाने लगती। जो રાણીની ગરદનમાં ઝૂલ ઝૂલ કર અને એના કાનમાં અયાલ એટલે કે ઘોડાની ગરદન પર જે બાલ હોય ને તેના સાથે અયાલ એટલે કે ઘોડાની ગરદન પર જે પેલા બાલ આવે આપણે ઘોડાને જોયો જ છે બધાએ, તો તે બાલ બરાબર, તો તે એમ અને તેના અંદર ફૂલ ખોસી ખોસીને અને તેને બિસ્કુટ મીઠાઈ વગેરે જેવું ખવડાવીને થોડા જ દિવસોમાં અમે તેની સાથે મૈત્રી મિત્રતા કરી લીધી હતી, જેથી તે અમને જોઈને અસ્થિર ન થઈ જાય અને પર પટકાવીને હેણવા ન લાગે। फिर हमारी घोड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। પછી અમારી ઘોડે સવારીનો કાર્યક્રમ શરૂ
थयो। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर चीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े की घेरे वाली जैसी चीन बनवाई गई, जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। जो શું કહે છે, અમારા માટે કેવી જ એ પેલું ઉપર બેસવા માટે પેલું એ આવે ને તે કે અમારા માટે નાનકડી સુંદર જીન ખરીદવામાં આવી અને ભાઈ માટે ચામડાની ચમડે સે ઘેરેવાલી એટલે કે ચામડાની બનાવેલી જીન બનાવવામાં આવી, જેનાથી સંતુલન ખોવાઈ ન જાય અને પડવાનો ભય ન રહે। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। जो बहार चबूतराना ऊपर ऊभा रहीने अमे एक पछी एक रानी ऊपर बेसता हता अने छुट्टन जे तेने संभाळ राखतो हतो ते अमारी पाछळ दौड़तो हतो। सबेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। जो सवारे भाई बहन फरता हता अने स्कूलथी आववा पछी त्रीजा पहરમાં अथवा तो પછી સાંજે મારો વાળો આવતો, એટલે કે મારો આ કાર્યક્રમ ફરી દોહરાવવામાં આવતો। परंतु ऐसी सवारी सी हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। परंतु विद्रोही એટલે કે બધી વસ્તુમાં વિદ્રોહ કરવાવાળા, બરાબર, વિરોધ કરવાવાળા। તો શું કહે છે, આવી સવારીથી અમારી અંદર જે વિરોધી પ્રકૃતિ હતી તે કઈ રીતે સંતુષ્ટ થઈ શકતી હતી। तो अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। जो શું કહે છે, એટલે કે જે અસ્તબલમાં જ્યાં ઘોડાઓને રાખવામાં આવે છે ત્યાં રાણીની ગરદનના ઉપર ઝૂલીને તથા સ્ટૂલનો સહારો એટલે કે ટેબલનો સહારો લઈને અમે તેના ઉપર ચડીને પણ અમને સંતોષ મળતો ન હતો। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। जो શું કહે છે, એક દિવસ બપોરના સમયે બધા જ્યારે સૂઈ રહ્યા હતા ત્યારે અમે રાનીને છાનીમાની ખોલીને બહાર લઈ આવ્યા અને ચબૂતરા પર ચડીને એના ઉપર ઘોડા પર બેસવા માટે આપણે પેલું પાથરવું તો પડે ને, તો તે પાથરવા વગર એમ નંગી પીઠના ઉપર સવારી કરીને એક પછી એક જાણે કે અમારી અધૂરી શિક્ષા તેની પરીક્ષા લેતા હતા। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अंततः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। શું કહે છે, સ્વાભાવિક જ હતું કે તાજ રાની અમારી આવી એની પ્રવૃત્તિથી શું થઈ જતી હતી, પ્રભાવિત થઈ જશે। પણ વાસ્તવમાં બાળકોની અંદર જે ચેતના હતી તેનાથી बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता था। बोध એટલે કે જ્ઞાન ન હોવાથી તેઓ સામાન્ય વસ્તુઓ કરી જતા હતા। उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। એટલે કે બાળકો કેવા હોય છે, તેમના માટે બધી જ વસ્તુ એક સરખી હોય છે। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उनकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। जो શું કહે છે, નિક્કી રાણીની પૂંછ પર ઝૂલવા લાગતી અને રોજી તેની ઈચ્છાનુસાર તેની ગરદન પર ચીપકી જતી હતી, કૂદીને બેસી જતી હતી અને અમે બધા જાણે કે તેની પીઠ પર જાણે કે મયુર સિંહાસન પર बैठा હોય તેવી રીતે આસન ગ્રહણ કરતા હતા। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़ पर बैठने वालों को वह डुलकी साल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया था या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। जो શું કહે છે રાની કે અમે આ રીતે એની નંગી પીઠ પર બેસીને એમ કે બેસી ગયા તે એમ કે અમને આમ તેમ
ગુમાવીને સંતુષ્ટ કરી દેતી હતી. પરંતુ એક દિવસ એમ કે મેં એની આ રીતે નંગી પીઠ પર બેસી ગઈ, એટલે કે આપણી લેખિકા બરાબર મહાદેવી તેના ઉપર બેસી ગયા હતા અને એના ભાઈએ પતલી સંતીથી તેના પગમાં મારી દીધું. તો તેનાથી શું થયું, પેલી એને એમ કે ઘોડાને કંઈક એની સ્મૃતિ કંઈ યાદ આવી ગયું, કાં તો પછી એના સ્વાભિમાનને ઠેસ પહોંચી અને તે જાણે એવી રીતે ભાગી કે રસ્તો, ઝાડ, નદી, નાળા બધું જાણે કે તેને પકડવાના સંકલ્પ કરતા હોય તો પણ તે પકડાય નહીં, તેવી રીતે તે ભાગી. कुछ देर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था. मैंने गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो. जो શું કહે છે, થોડી વાર સુધી તો મેં મારી જાતને સંભાળી રાખી એ ઉડન ખટોલા પર, એટલે કે જે ગમે તેમ એ ભાગતી હતી તેના ઉપર મેં તેને મારી જાતને સંભાળી રાખી, પરંતુ આવાની અંદર પડવાનું તો નિશ્ચિત જ હતું. અને મારા પડતા જ જાણે કે રાણી એટલે કે ઘોડો એના અતીતમાં જે જતી રહેલી હતી તેમાંથી તે વર્તમાનમાં જાણે કે ફરી આવી ગયા અને ત્યાં જ ઊભી રહી ગઈ અને જાણે કે પશ્ચાતાપ કરતી હોય તેવી રીતે પથ્થરની મૂર્તિની જેમ ઊભી રહી ગઈ. कुछ साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछौना पर पड़ा रहना पड़ा. स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए. જો બધા સાથીઓની બૂમ પડારાથી લોકોએ આવી તો ગયા અને કેટલા દિવસો સુધી મારે બિછોના પર એટલે કે બેડ પર પડી રહેવું પડ્યું, કારણ કે વાગે આપણને તો પછી આપણે આરામ તો કરવો પડે ને, તો તેવી જ રીતના મારે પડી રહેવું પડ્યું. એટલે કે પછી મેં સારી થઈ, પછી મેં રાણી પાસે ગઈ તો રાણી જાણે કે એકદમ કરુણ પશ્ચાતાપ ભર્યા પસ્તાવાવાળી નજરથી મારા તરફ જોઈને હીણહીણાવા લાગી, એટલે કે બોલવા લાગી. ઘોડી હીણ કરે ને તેવી રીતના તો તે કરવા લાગી અને મારી આંખોમાંથી આંસુ આવી ગયા. एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी के उसके लिए सोने के कड़े भेजे. एक દિવસ ભાઈના જન્મદિવસ પર નાનીએ ભાઈ માટે શું મોકલ્યા? સોનાના કડા મોકલ્યા. सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहन को रानी को दिखाने अवश्य जाते थे. એટલે કેમ કે કોઈ પણ દિવસ એમ સામાન્ય રીતે એમ કે અમે નવા કપડાં કે કંઈ પણ પહેરીએ તો અમે રાણીને બતાવવા માટે જરૂરથી જતા હતા કે અમે કેવા લાગીએ છીએ એવું, બરાબર. तो सुंदर छोटे छोटे शेर मुँह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहनाया. જુઓ શું કહે છે કે આ જે સુંદર એમ કે નાના નાના શેરના મુખવાળા જે કળા તે પહેરીને ભાઈ રાણીને બતાવવા ગયો અને ખબર નહીં એમ એને શું થયું કે તે કળાને પોતે ઉતારીને રાણીને પહેરાવી દીધા. फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए. એટલે संध्या समय भाई के कड़े सहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला. જો શું થયું તે પેલા ઘોડાને પહેરાવ્યા છે અને રમતમાં અમે લોકો તે કળાને ભૂલી પણ ગયા અને સાંજના સમયે કળા વગરના ભાઈને હાથ જોઈને માએ પૂછતાછ કરી ત્યારે તેને કળાને શોધવાની શરૂઆત થઈ. रानी अपने कान को खूड़ों से खोदती और हिनहिनाती रही. अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया. જુઓ રાણી પોતાના કાનને ખૂળોથી ખોદી દીધા, એમ કે બતાવવા માંગતી હતી કે એ ઇયરિંગ્સ તે કળા ક્યાં છે? મારી પાસે છે. એ હિનહિનાતી રહી એટલે કે બોલતી રહી. અંતે પિતાજીનું ધ્યાન તેના તરફ ગયો અને ત્યાંથી પિતાજીએ મિટ્ટી હટાવવાનો આદેશ આપ્યો. किसी ने कुछ गहरा गुट्ठा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे. જો કોઈએ ઊંડો ખાડો ખોદીને ત્યાં દાટી દીધા હતા. दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई. આ વસ્તુ કરવાથી દંડ તો કોઈને ન મળ્યો, પરંતુ રાણીએ બધાનું દિલ જીતી લીધું. एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है. एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा.
यह कहा था એક ઘટના વિચિત્રતા એમ કે એક ઘટના મને જે છે તે વિચિત્ર છે, જે મારી યાદમાં છે. શું? તે કે એક દિવસ સવારે ઉઠવા પર અમે રાણીની પાસે એક નાનકડું ઘોડાનું બચ્ચું જોયું. તો અમે લોકોએ એવું પૂછ્યું કે આ ક્યાં હતું? કહ કહ કર हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था. भाई ने उत्साह से पूछा और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया. જુઓ, અમે એટલું બધું પૂછ્યું કે રામાએ છેલ્લે થાકીને અમને શું જવાબ આપી દીધો? એવી ઘોષણા કરી દીધી કે આ નવો જીવ રાણીના પેટના અંદર દાણા ચાળા ખાઈને સૂઈ રહેલો હતો. ભાઈએ ઉત્સાહથી આવીને એવું પૂછ્યું કે હજુ પણ છે એમ રાણીના પેટમાં? તો રામાએ સ્વીકૃતિમાં એટલે કે હાના જવાબમાં માથું હલાવી દીધું. અબ તો હમ વિસ્મિત ભી હુએ ઓર ક્રોધિત ભી. હવે તો અમે કેવા થઈ ગયા? વિસ્મિત પણ થઈ ગયા અને ગુસ્સે પણ થઈ ગયા कि ये छोटा जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बिठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेते रहते हैं. તો અમે લોકોને શું વિચારવા માંડ્યો કે આ નાનકડો જીવ કંઈ કામ ધામ તો કરતું નથી અને પછી અમે લોકોને રાણીના પેટ પર બેસાડીને બિચારી રાણી ફળે છે, અમને દોડાવે છે અને તેનો દાણો ચાળો બધો આ એના પેટની અંદર ખાઈ જાય છે, એમ કે સૂઈ રહી છે પોતે ને બધું તે ખાઈ જાય છે. भाई ने कहा रानी का पेट चीर कर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटी बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी. જો ભાઈ શું કહે છે એનો કે રાણીના પેટને આપણે ચીરીને એટલે કે કાપીને એમાંથી કમસે કમ એક બચ્ચું પાછા બીજું કાઢી લે, તે પછી એમ કે બચ્ચા એમ ઘોડો પર નાના ભાઈ બહેન बैठसे અને रानी मारी सेवा में रहसे. प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया. जो आज पेलो एम के एनो भाई जे कहेतो तो ते वात एम के मने पण साची लागी, परंतु एक दिवस एम के शाक काटवानुं चाकू लईने एनो भाई ज्यारे आवे छे त्यारे मारा साहसे जवाब आपी दीधो कि एवुं करी सकती न हती. एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया. बीजी एक समस्या तरफ हमाરું ध्यान गયું. कई समस्या? तो कि आखिर हम रानी का पेट सीएंगे कैसे? એટલે કે કાપીને બચ્ચું તો કાઢી લઈશું, પરંતુ પછી રાણીનું પેટ સીવશું કઈ રીતે? તો આ બીજી સમસ્યા પર તેમનું ધ્યાન ગયું. તો શું થાય છે જુઓ હવે. आखिर हम रानी का पेट सीएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था. એટલે કે માની જે સોય છે, સોય ડોળો, તેનાથી સીવવામાં ચાલશે ન એમ. તે સોય ડોળો અહીંયા સીવવા માટે કામ આવશે નહીં. टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी. એટલે કે ટાટ જે મોટી સોય આવે ને તે ડોળો કોણ રાખતું હતું? રામા પોતાની કોથળીમાં રાખતો હતો, પણ ત્યાં સુધી અમે પહોંચી શકતા ન હતા. कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न पछताव. શું કહે છે? ત્યાર પછી જે પેલું રાનીએ જે નાનું બાળક જન્મ્યું હતું ને તે એમ કે થોડા સમય પછી તે અશ્વ શિશુ એટલે કે બાળક થોડું મોટું થઈને દોડવા લાગ્યું, ત્યારે પછી અમને તે અંદર જે બાળક રહે તેના ઉપર ક્રોધ પણ ન રહ્યો અને એના ઉપર કોઈ આવા બધા વિચારો પણ આવ્યા નહીં. બરાબર. અહીંયા આપણો પાઠ પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.